नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग निफ्टी को प्रोफेशनल तरीके से आने वाले वक्त में एक बिजनेस की तरह डेवलप करना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि निफ्टी के अंदर मतलब कुछ ऐसी प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स कर कर चलते हैं, जिससे कि उनका रिस्क मिनिमम हो सकता हो, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और वो आने वाले वक्त में मार्केट के इस पोटेंशियल मूव को यूज भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, इस तरीके की स्ट्रेटजीज के अंदर हालांकि रिस्क तो होता है क्योंकि ये ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये निकलती हैं कि अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें और रिस्क और अपने मनी मैनेजमेंट को यूज करके चलें, तो कई बार ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि मार्केट हमारे फेवर में चला जाता है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन चेन को देखकर चलेंगे तो इस ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये कॉल ऑप्शन है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉल राइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इसके राइट साइड में जाएंगे तो ये पुट ऑप्शन है, तो यहाँ आपको पुट राइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब इनको कोई बेच रहा है तो कोई इनको खरीद भी रहा है। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से तोड़ता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि कोई इसको बेच रहा है तो वही कोई इसको खरीद भी रहा है। आप बात समझे? तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी ऑप्शन को सेल किया तो आपको इसको खत्म करना के लिए बाय भी करना पड़ेगा, और अगर आपने किसी ऑप्शन को बाय करा तो उसको स्क्वायर ऑफ भी करने के लिए आपको उसको सेल भी करना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा सा लॉजिक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखो, इसके अंदर बात क्या निकल कर आती है कि जो 18,100 के ऊपर अगर कोई कॉल ऑप्शन है जिस ऑप्शन को 71 रुपये 80 पैसे पर बेचा गया, तो 71 रुपये 80 पैसे पर बेच कर जाने वाले शख्स 1,33,74,850 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो खरीद कर लेके जाने वाले शख्स की इतनी इन्वेस्टमेंट बनी हुई है और बेच कर जाने वाला शख्स इतने रुपए को कमाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है। और यहाँ पर उसने इतना बड़ा रिस्क, मतलब उन सारे सेलर्स ने इतना बड़ा रिस्क ले रखा है कि भाई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो ये बेनिफिट मैक्सिमम इतना कर सकते थे। पर रिस्क इनका कितना आपके पास में अनलिमिटेड इनके पास में रिस्क है। मतलब इस 71 वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 95 भी हो सकती है, 124 भी हो सकती है, 154 भी हो सकती है, 227 भी हो सकती है और 510 भी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू इसकी बन सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन खरीदने वाला शख्स है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि उसने किसी ऑप्शन को खरीदा तो मल्टीपल फोल्ड हो जाए। मैं आपसे कहूँगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑप्शंस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द सेम वे, इस ऑप्शन को जो बेचने वाला शख्स है उसने अगर इसको इस ऑप्शन को इस रेट पर अगर बेचा, तो बेचने पर उसकी कीमत समय के साथ साथ उसकी कीमत इतनी भी हो सकती है, 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 इतनी भी हो सकती है। मतलब वो अगर इसको 72 रुपीज के आसपास इसको सेल कर कर गया होता, तो आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटीज हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 52 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। मतलब ये 71 रुपए पर बेची हुई कोई चीज अपनी वैल्यू को धीरे धीरे कर कर खोना शुरू करेगी और किसी ऐसी जगह पर पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे कि जहां पर वो उसको अगर खत्म कर देगा, तो 71 रुपए पर अगर वो उसको बेच के चल रहा है और वो उसको, अब मैं मान के चलता हूँ कि 11 रुपए पर अगर वो उसको कवर कर देता है, तो 60 रुपए का उसने मुनाफा कर लिया। तो इस 60 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो 3,000 रुपए का एक बार में मुनाफा हो गया। मतलब क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 होते हैं। तो ये वजह होती है कि जो ऑप्शन के सेलर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर अपनी एग्रेसिव पोजीशन सेलिंग की बनाते हैं, और ऑप्शन के जो बायर्स होते हैं वो ऑप्शन के अंदर एग्रेसिव पोजीशन अपनी बाइंग की बनाकर चलते हैं। तो ये दोनों ही शख्स इस जगह पर मार्केट के अंदर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन का बायर है वही सोच रहा होता है कि ये यहाँ से इतना कितना कैसे होगा, और जो ऑप्शन का सेलर है वही सोच रहा होता है कि ये यहाँ से इतना नीचे कैसे होगा। अब ये आपका कॉल ऑप्शन के अंदर है, एग्जैक्टली ऐसे पुट ऑप्शन में भी होता है। तो अगर आप देखेंगे पुट ऑप्शन पर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास में, ये भी कहीं आपके पास में 70 रुपए के आसपास, देखिए हमने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी की बात की, तो ये भी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पर्सन 70 रुपए पर वो भी ये सोच के चल रहा होता है कि यार इसको अगर मैं 70 रुपए पर बेच कर जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 66,76,950 शेयर, ठीक है। 70 रुपए पर अगर किसी ने बेचे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि समय के साथ साथ होने वाले वक्त में, मतलब हो सकता है धीरे धीरे करके ये अपनी वैल्यूज को खोएगा और इसकी कीमत घटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे इसकी वैल्यू कम होगी वो इसको स्क्वायर ऑफ कर लेगा। बात समझ में आई आपको? कि वो 70 रुपए में अगर किसी सामान को बेच रहा है, 10-12 रुपए में अगर वो किसी सामान को खरीद लेगा, तो आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच का जो गैप है वो उसका एक प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी के अंदर क्या आपके पास में कि ये जो ऐसी कॉल ऑप्शन वाला सोच के चलता है, ऐसे पुट ऑप्शन वाला सोच के चलता है। मतलब ऑप्शन का बायर ही सोच के चल रहा है कि जिस चीज को मैंने जितना सस्ता खरीदा है वो जल्दी से महंगी कैसे होगी, और ऑप्शन का सेलर ये सोच के चल रहा है कि जिस चीज को मैंने बेचा है वो सस्ती कब होगी। तो ऑप्शन को बेचने वाले शख्स को फायदा तब होगा जब वो चीज सस्ती हो जाएगी, और ऑप्शन को खरीदने वाले शख्स को फायदा तब होगा जब वो चीज महंगी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन आपका महंगा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिएगा इसके अंदर हम कहां पर आते हैं और हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर पाते हैं। तो देखिए, ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन है।
इस ऑप्शन चेन के अंदर दिन भर डेटा बदलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, और ये सब कुछ इसके ऊपर जो फर्क पड़ता है निफ्टी आईटी का पड़ता है, निफ्टी बैंक का पड़ता है, मिड कैप का, सब चीजों का असर पड़ता है। इन सब चीजों का जो असर होता है आपके इसमें इस निफ्टी 50 पर पड़ता है, क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनीज का ये एक इंडेक्स है। अब इस जगह पर एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम होता है? देखो, रिसर्च एनालिस्ट का काम मार्केट के ट्रेंड के बारे में समझना होता है, स्टॉक्स की मूवमेंट्स के बारे में समझना होता है, और इसी के साथ में मार्केट पार्टिसिपेंट इस पूरे के अंदर कर क्या ना, इसको देखना होता है कि किस तरीके के ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने लेफ्ट साइड में देखा, जैसे हमने राइट साइड में देखा, तो दोनों जगह पर डेटा में तो फर्क है। तो ये जो डेटा है, डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन किस डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, एक्सपेक्टेशन है क्या। अब इनमें वो कई बार सही भी होता है और कई बार गलत भी होता है, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो देखो दोस्तों, 2023 के लिए मैंने चैप्टर वाइज मतलब एक मैंने प्लान बनाया, जिसके अंदर मैं अपने साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को ना केवल मार्केट के ट्रेंड के बारे में समझा के चलता हूँ, बल्कि ये भी बता के चलता हूँ कि अगर हमने मार्केट आवर्स में किसी पोजीशन को ओपन करना है तो उस पोजीशन को हेज या मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको अपना तरीका समझाता हूँ। 2 मिनट के मेरे तरीके पाइएगा, और मैं आपको जब भी तरीका समझा रहा हूँ, देखो सबसे पहले इसके अंदर सब कुछ रिटेन है। जब आप जाओगे ना मेरे कोर्स के प्रोडक्ट पेज पर, अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ आपको सब कुछ रिटेन में मिलेगा, आप इसे जाके जब पढ़ोगे तो देखिए, हमने सबसे पहले इसके अंदर 10 लॉट को एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चले। देखिए 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, ठीक है। इस 50 के कॉन्ट्रैक्ट से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर हमें खरीदने पड़ते हैं। हमने इसके अंदर 10 शेयर्स के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करी। मतलब हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी को प्लान करा जिसके अंदर हम एक ऑप्शन बायर की तरह सोच के चल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर के माइंडसेट को रीड करते हुए। लॉजिक समझ लीजिएगा। बेसिकली क्या है, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जो ऑप्शन का सेलर है इस बात के अंदाजे लगा रहा होता है कि इसका भाव कम हो जाए, और ऑप्शन का बायर इस बात के अंदाजे लगा रहा होता है कि इसका भाव बढ़ जाए। तो हमने इन दोनों को ना मिक्स करा, मतलब इन दोनों को मिक्स करा कि अगर हम किसी जगह पर ऑप्शन के बायर भी हैं तो हम किसी जगह पर ऑप्शन के सेलर भी हैं। तो हमने इसमें जो मोस्टली टारगेट किया वो ये कि हम ऑप्शन की उन बाइंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे जिनकी कॉस्ट को हम लोग कवर करेंगे ऑप्शन को सेल करके। तो कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिएगा, हम ऑप्शन की ऐसी बाइंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे जिनकी कॉस्ट को हम लोग कवर करेंगे ऑप्शंस को सेल करके। अब कई बार ये एग्रेसिव सेलिंग होगी और कई बार ये एग्रेसिव बाइंग होगी, ये दोनों हो सकती हैं। अब इन जिनके बीच का एक रास्ता क्या निकाला जाए, तो देखो उसका तरीका मैंने क्या निकाला। हम ना एक बार में 10 लॉट में काम कर रहे हैं, हमने 10 लॉट एक साथ इकट्ठे ली। ये मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में एक एग्जांपल की तरह बता कर चल रहा हूँ, और ये ऐसा लिखा हुआ भी है मेरी शीट के अंदर कि हमने 10 लॉट के अंदर काम लिया। अब 10 लॉट ही क्यों चूज करें, 5 भी तो हो सकते थे। तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि देखो, मैंने कहा 10 लॉट लिए, और इन 10 के अंदर लॉजिक समझ के चलना, ये 70 रुपए की कोई चीज, मैं 10 की जगह केवल 2 की बात अगर आपसे करूँ, मान लो ये 70 रुपए की चीज है। अब अगर मेरे पास 2 लॉट होते और 70 रुपए की चीज जैसे ही मेरे पास में 140 के आसपास हो जाती, मान लीजिए 70 की चीज 140 के पास हो गई, तो मैं एक लॉट को स्क्वायर ऑफ कर देता। अब मैं एक लॉट को स्क्वायर ऑफ कर देता तो उससे मेरी कॉस्ट निकल आई, मतलब स्ट्रेटजी की कॉस्ट निकल आई। अब यहाँ पर आपके पास में ये जो एक लॉट मेरे पास है वो मेरे पास बना रहता कि एक लंबी पोजीशंस के लिए। अब इसी को मैंने समझा कि यार ऑप्शन का जो बायर है वो 80% ऑफ द टाइम गलत होता है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम ऑप्शन का बायर पैसे लूज करता है, क्योंकि मार्केट में सभी बड़ा पैसा कमाने के लिए आते हैं, और बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद में बड़ा पैसा केवल मार्केट को देकर जाते हैं। तो यहाँ मैंने इस चीज को समझा कि ऑप्शन का बायर 80% ऑफ द टाइम गलत होता है, और ऑप्शन का सेलर 80% ऑफ द टाइम सही होता है। एक अंदाजा है, मतलब मेरी अप्रोक्सीमेशन है। क्यों? क्योंकि तभी तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, इतने ज्यादा पैसा लेकर मार्केट के अंदर लोग ऑप्शन के सेलर बनकर आए। तो क्या होता है कि मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यार ऑप्शन का जो सेलर है 80% ऑफ द टाइम वो सही है, तो मैं पूरी स्ट्रेटजी को ऑप्शन के सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलता हूँ। लेकिन बनता मैं ऑप्शन बायर हूँ, क्योंकि वो जो 20% ऑफ द टाइम ऑप्शन का बायर सही होता है, तो वो मार्केट के पूरे मोमेंटम का फायदा उठाता है, मतलब पूरी रैली का फायदा उठाता है। तब इस रैली का फायदा हम कैसे उठा पाएंगे? तो मैंने स्ट्रेटजी को ब्रेक करा। मैंने कहा मैं इसके अंदर 10 लॉट आकर लेके चलूंगा, और पहले मेरी कोशिश है, देखो सबसे पहले मेरी कोशिश क्या है कि मैं 25% आपका प्रॉफिट बुक करूंगा। मतलब पहले मेरे को क्या है कि मेरी जो ऑप्शन की बाइंग की कॉस्ट है उसके मैं 25% ना कवर करना है। जैसे ही मेरे 25% मेरे कवर होते हैं, अब मेरे पास मार्केट में 75% इन्वेस्टमेंट मेरी मार्केट के अंदर रह गई। अब मैंने उस 75 को 50% करना है, और 50 को मैंने करना है 25%, और 25% को फिर मैंने 0% करना है, और फिर उसके बाद मार्केट में बने रहना है। तो मेरे पास में क्या है, मेरे को उसको 5 स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इन 5 स्टेप्स में तोड़ने के लिए मेरे पास हर बार 2 लॉट्स होने चाहिए। तो मैंने इसको 10 लॉट के अंदर मैंने इसको प्लान किया। अब इसके अंदर ऑप्शन के बाइंग के पैसे को मैं सबसे पहले ऑप्शन की सेलिंग से निकालने की कोशिश करता हूं। और देखो, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोग्राम है और आप इसमें सचमुच के बिजनेसमैन हो, तो मैंने धीरे धीरे कर अपनी इस ऑडियंस को मैच्योर होने का वक्त दिया, और बहुत स्लो पेस में हमने इसको बढ़ाना शुरू करा कि हम एक दिन में 1 या 2 पोजीशन से ज्यादा नहीं बनाएंगे।
हम एक पोजीशन बनाएंगे या दो पोजीशन बनाएंगे और धीरे धीरे करके हम उनको सिर्फ एडजस्ट करेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जो भी कुछ हम लोग करने के बाद क्लोज करेंगे उसको पब्लिक को इन्फॉर्म भी करके चलेंगे, क्योंकि देखो यार, ऑडियंस तो मेरी आप हो और आपके साथ ही मेरे को जुड़ के चलना है। एज पर कंप्लायंस मेरी जो रिकमेंडेशन है केवल मेरे क्लाइंट्स के लिए है, पब्लिक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी रिकमेंडेशंस केवल मेरे क्लाइंट्स के लिए, लेकिन जो भी मेरी रिकमेंडेशन का असर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मेरी उस ऑडियंस को पता होना चाहिए जो आने वाले वक्त में कभी मेरे साथ जुड़ने का प्लान बनाकर चल रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन चीज़ों को पब्लिक भी करना शुरू करा और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी इस जर्नी में कम से कम सीखने के लिए इसको जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, अब हमने जो अपनी स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना शुरू करा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 1 जो क्लोज हो चुका है। अब चैप्टर 1 को जब हमने क्लोज किया तो देखिए क्या इसके अंदर हमने पोजीशंस क्रिएट की थी, किस पोजीशन ने हमें कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया, वो सब कुछ अगर आप जाएंगे तो चैप्टर 1 क्लोज्ड में आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा मिलेगा। एक एक एंट्री कि भाई मैंने किसी पुट को बाय किया, किसी पुट को मैंने सेल किया, किसी कॉल को मैंने बाय किया, कितनी क्वांटिटी में बाय किया, किस रेट पर बाय किया, किस रेट पर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, कितना अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, नेट प्रॉफिट लॉस कितना रहा, और उसके बाद नेट प्रॉफिट लॉस ऊपर जो चल रहा था आपके इसमें वो अलग लिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर 1 मेरा क्लोज हुआ और इसके अंदर मैंने इसकी पूरी एंट्रीज ये सारी की सारी, और इनके साथ अगर आप जाएंगे तो इनके ये रैशनल्स भी, जब मैंने इनको क्लोज करा तो इसको क्लोज करा लॉस में, बेस्ट प्राइस था क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई है। तो एक एक चीज ये सब कुछ मैंने अपने इस पेज के ऊपर अपडेट कर रखा है और ये सारी एंट्रीज यहाँ पर हमारे सामने है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, इसको मैं यहाँ पीछे ले आता हूँ और देखिए मैंने इसके अंदर ये डेट भी डालनी शुरू की, किस किस डेट में इनको क्लोज किया गया और ये सब कुछ है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी के साथ हम लोगों ने अब चैप्टर 1 के अंदर हमारा ये था, मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने ऑप्शन की बाइंग स्ट्रेटजीज की तरफ गए जिसके अंदर हमारा रिस्क कितना था 100% का। क्योंकि आपने अगर किसी ऑप्शन को खरीदा, आपने अगर किसी भी ऑप्शन को खरीदा होता तो आप जिस भी ऑप्शन को यहाँ पर खरीदने को देख रहे हैं, मतलब इन ऑप्शन के जो भी बायर्स हैं, इनको ये बात पता है कि इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। मतलब एक 95 रुपए पर अगर आप किसी ऑप्शन को परचेज करके चल रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस आपका 95 रुपए का एक शेयर पर हो सकता है, बस इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा ऑप्शन बायर का। तो हमने सबसे पहले जब हमने 10 लॉट लिए तो हमने इस चीज को अपने माइंड में रखा कि हमने हमारा जो 100% जिस ऑप्शन को भी हमने खरीदा, तो मान लीजिए किसी को हमने 95 पर अगर खरीदा है तो 95 रुपीज हमारे डेबिट हो चुके हैं अकाउंट से। अब 95 रुपीज का रिस्क लेके हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। अब इस 95 या में से 100 मान लेते हो एग्जाम्पल से, 100 रुपए का रिस्क लेके हम मार्केट के अंदर बैठे हैं। तो पहले मेरी कोशिश होती है किसी तरीके से इन 100 में से 25 रुपए मैं कमा लूं मार्केट से। ये 25 रुपए की कमाई, मतलब जो भी प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया अब वो मेरी कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो मैं बुक कर चुका हूँ। जिस प्रॉफिट को मैंने बुक कर दिया वो मुझसे छीना नहीं जा सकता, और जिस लॉस को मैंने बुक कर दिया उसे मेरे पे कोई मेहरबानी करके देने नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा कि जिस ऑप्शन को मैंने क्लोज कर दिया है उस ऑप्शन की क्लोज एंट्री मैंने अपने पास में लिख दी और उस एंट्री को मैंने पब्लिक भी कर दिया, क्योंकि ये एंट्री क्लोज हो चुकी है। आप देखिए ना, ये एंट्रीज है मेरी क्लोज एंट्रीज, तो जो भी हमारी एंट्री क्लोज हो चुकी है हम उसको लिख देते हैं कि यार ये वो प्रॉफिट है हमारी इस स्ट्रेटजी में, हमने इतने पर खरीदा, इतने पर इसको हमने स्क्वायर ऑफ किया, मतलब इतना हम लोगों ने इसके अंदर लॉस बुक कर लिया या इतना हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जो इस एंट्री में जो भी हमारा प्रॉफिट था वो क्लोज हो चुका है, जो प्रॉफिट है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जितना हमने लॉस बुक करा होगा वो हमारे अकाउंट से उतना डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा कि पहले मेरी कोशिश होती है कि ये जो मेरे पास में 100 रुपए मैंने मार्केट को दिए हैं, मतलब डेबिट हुए मेरे अकाउंट से, मैं किसी तरीके से मार्केट से 25 रुपए बाहर निकाल लूं बस। मैं 100 के 200 करने के लिए नहीं बैठा मार्केट में, मेरी कोशिश होती है कि मैं 100 में से 25 रुपए कम कर लूं अपने बस। तो जैसे ही मैं 100 में से 25 रुपए अपने कम करता हूँ, मतलब 25 रुपए कहीं से प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो एंट्री में अपनी प्रॉफिट वाली एक एंट्री क्लोज कर देता हूँ। अभी 100 रुपए वाली एंट्री मेरी बनी पड़ी है, 25 रुपए मार्केट में कोई ट्रेडिंग करके मैंने किसी तरीके से 25 रुपए बाहर निकाल लिया और उसके लिए जनरली मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ और ऑप्शन की सेलिंग से पैसे निकालता हूँ। तो मैंने क्या करा, 25 रुपए मैंने मार्केट से बाहर निकाल लिए। जैसे ही मेरे 25 रुपए बाहर निकल कर आए, अब मेरी कोशिश होगी 20 से 25 रुपए और निकलाएं। तो मेरे और 20 से 25 निकला है तो मतलब 50% का रिस्क, मतलब जो मैंने वैल्यूज खरीदी थी उसमें 50 रुपीज का रिस्क मेरा मार्केट के अंदर बना रह गया। एग्जाम्पल के लिए मैं 100 रुपए मान के चल रहा था कि 100 में से मेरा 50 का रिस्क रह गया और फिर मैं 25 का रिस्क और फिर मैं 25 का रिस्क करके 4 बार में मेरी कोशिश होती है कि मतलब मैं 4 ट्रेडिंग ऐसी करूं, मतलब मैं 4 सेलिंग ऐसी करूं जिनकी वजह से मैं 100% पैसा मार्केट से अपना बाहर निकालूं। तो जैसे ही मेरी डेबिट का 100% पैसा मार्केट से बाहर निकला है अब मैं आराम से बैठ जाता हूँ, अब मेरी पोजीशन सिक्योर हो गई है। देखो ये ही रिस्क है और यही के लिए हम लोग बैठे हुए आपके साथ में कि हम आपको बताकर चलेंगे कि आप जब मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है जी, 100% का रिस्क है।
आप जिस कैपिटल में जो चीज बाय करके चलो उसके अंदर 100% का रिस्क रहता है। ठीक है, ये ऑप्शंस के लिए पहले ही डिस्क्लेमर आप समझ के चलिएगा। अब क्या होता है कि हमारी ये कोशिश होती है, अब रिस्क है तो रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करें, रिस्क तो है पर इसको मैनेज भी करना है। अब देखो, अगर आप स्कूटी चलाओगे या गाड़ी चलाओगे, या फिर अगर आपके देखो भाई स्कूटी चलाओगे या स्कूटर चलाओगे या बुलेट चलाओगे, तो उन सबके अंदर रिस्क है, पर उस रिस्क से बचने के लिए आप हेलमेट पहन लेते हो। भाई 200 की स्पीड में आप बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक, तो उसके लिए आप पूरी बॉडी की किट पहन लेते हो। कार के अंदर बैठते हो तो आप सीट बेल्ट लगा लेते हो, और उसके लिए आपने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे आगे गुब्बारे भी लगा रखे हैं कि आप बच जाओ। रिस्क तो पूरा है। तो उसी जगह पर हमारे पास ऑप्शंस में रिस्क है। हम क्या करते हैं, उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर आपकी हेल्प करता है प्रोफेशनल। वो आपको रिस्क को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है। तो 25% हमने अमाउंट कवर कर लिया अपनी स्ट्रेटजी का। फिर 25% अमाउंट हमने स्ट्रेटजी का कवर कर लिया, तो हमने 4 बार में अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के पैसे को निकालने की कोशिश की, और जिस दिन वो पैसा निकल कर बाहर आ गया, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब पॉसिबिलिटीज हैं कि वो प्रॉफिट में हम, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है क्या कहते हैं कि हम वो ना निकाल पाए, तो हमारा नुकसान हो गया। तो नुकसान कितना, जितना हमने डिफाइन कर रखा है, जितना ऑप्शन हम लोगों ने बाय कर रखा है, इतना हमारा घाटा मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर आप देख कर चलेंगे, जब चैप्टर 1 को, मैं भी आपसे चैप्टर 1 का डिस्कशन करके चल रहा हूँ, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 को क्लोज किया, तो चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास, ये चैप्टर 1 हमारा क्लोज हो चुका है। तो चैप्टर 1 के अंदर हमने तकरीबन इस स्ट्रेटजी में 10 लॉट जब हम लोग लेके चल रहे थे, तो तकरीबन देखिए नंबर कितना खूबसूरत नंबर है, देख के यार मजा आ जाता है। देखो ना, 2 इक्के इक्के और 0, है ना। तो आप देखिए, 2 के बाद हमारे पास 4 इक्के और 1 0, मतलब ये हमारा तकरीबन 2,11,110 रुपए का, कितना अच्छा होता अगर 111 होता। 2,11,000, 2,11,110 रुपए का हम लोगों ने इसके अंदर नेट प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में बुक करा। अब जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये जो शीट है, ये रिकमेंडेशंस की शीट है ना। इन रिकमेंडेशंस के अंदर जो पोजीशंस हमने क्लोज कर दी है क्लाइंट को बताने के बाद, ये उसकी परफॉर्मेंस की शीट है। तो इस शीट के अंदर किसी भी तरीके की ब्रोकरेज को या टैक्स को हमने कैलकुलेट नहीं करा होगा, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल है। बात समझ गए। तो मैंने हर चीज का आपको रीजन दे रखा है कि ये एग्जाम्पल्स हैं, रियल ट्रेड्स नहीं है। मैंने 10 लॉट क्यों चूज करे, ये मैंने आपको समझा भी दिया, ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ भी है। और जिन एंट्रीज को मैंने क्लोज करता गया, ये मैंने सब कुछ लिख दिया। अब हमारे चैप्टर 1 ने हमारे को एक अच्छी एंट्री दी और हमने इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि हमारे कैपिटल के अंदर आ गया। अब कैपिटल के अंदर आ गया तो हम रिस्क कितना उठाएंगे भैया, हम तो बहुत सोच समझ के रिस्क उठाएंगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों ने जो एंट्रीज लेनी शुरू करी, तो उन एंट्रीज के अंदर हमारे को, मतलब जो चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम 55,600 का नुकसान बुक करके गए। तो देखिएगा, अब ये 55,600, बात को समझ के चलिएगा, हम ऑप्शन के बायर हैं, और ऑप्शन की सेलिंग से हमने पैसा धीरे धीरे करके निकाला। अब 100% पैसा तो एक बार में नहीं निकाल सकते, मतलब हम एग्रेसिव ऑप्शन के सेलर तो नहीं है। तो हमारे पास में किस पेस में हमारे हम निकाल पाएंगे, केवल 25 कर कर हम उसको निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्रेसिव केवल हम ऑप्शन के बायर हैं, एग्रेसिव ऑप्शन के सेलर नहीं है। तो हमारे पास में क्या होता है, धीरे धीरे करके जब हमने पैसे निकालने की कोशिश की, तो हम इतनी सारी स्ट्रेटजीज में, ध्यान दीजिएगा, इतने सारे ट्रेड्स के अंदर हमने प्रॉफिट्स बुक किए और हमने यहाँ पर लॉस भी बुक किए। देखिए, सब कुछ लिखा आ रहा है आपके सामने। तो देखिए, हमारे पास एक बड़ा पोर्शन जो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 73,500 और 17,500, देखिएगा इस चीज को, ये बड़ा नुकसान है हमारा। हमने 73,500 का एक नुकसान बुक किया, 17,500 का एक नुकसान बुक किया, 23,100 का एक नुकसान बुक किया, और 36,500 का हम लोगों ने एक नुकसान बुक किया। तो ये चारों क्या है हमारे पास में, ऑप्शन की बाइंग के अंदर हम लोगों ने नुकसान को बुक किया। अब देखिएगा इस चीज को, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर आप जाएंगे तो आप जाकर इस चीज को देखेंगे कि हमने ऑप्शन को यहाँ पर बाई किया था। तो हमने जब उसको 251 पर बाई किया था और 178 के पास हम उसको कवर कर पाए, तो 36,500 का हम लोगों ने यहाँ पर अपना नुकसान भी बुक किया। एक ही एंट्री सारी क्लाइंट्स की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने जब रिकमेंडेशन दी तब मैंने इसको लिखा, और मेरे एरर्स भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, तो 73,500 का एक नुकसान किया, 17,500 का हमने एक नुकसान किया, 23,100 का एक नुकसान किया, 36,500 का एक नुकसान किया। तो मतलब मार्केट के अंदर हम तकरीबन 50 और 1 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए के डेबिट में मार्केट के अंदर हम लोग बैठे थे। इस 1.5 लाख के डेबिट में से हम 55,600 के डेबिट में अपनी एंट्रीज को क्लोज कर पाए चैप्टर नंबर 2 की। मतलब बाकी का तो हमने प्रॉफिट बुक किया ना। और ये जो हमने प्रॉफिट बुक किया है, ये सारा का सारा यहाँ पर आपके ऐसे मेंशनड है कि ये सारे पैसे हम धीरे धीरे करके मार्केट से निकालते चले गए। कभी 14,000, कभी 28,000, कभी 25,000, कभी 1,000, कभी 9,500, कभी 17,500, कभी, है ना। तो ये जो एंट्रीज हम मार्केट से हम जो पैसा जो निकालते चले गए, ये सारा का सारा पैसा क्या था आपके पास में, धीरे धीरे करके हमने जो प्रॉफिट्स अपने बुक किए, हमने मैनेज करने की कोशिश की अपने ट्रेड्स को, और हम 55,600 के लॉस में बुक हो गए। देखो, मार्केट, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में हर, मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन का बायर 80% ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है, और ऑप्शन का सेलर 80% ऑफ द टाइम सही होता है। तो जब वो 80% ऑफ द टाइम सही होता है, तो हमने उसकी 20% 20% 20% टाइम 4 बार में कवर करने की कोशिश की, हम क्यों बड़ा रिस्क लें।
और हमने उसके अंदर ऑप्शन के बाहर जो 80% ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है उसको कहा भाई ठीक है तू रॉन्ग होगा, तेरे को रॉन्ग होने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज के प्रैक्टिकल रिजल्ट भी आप लोग समझ के देख पा रहे हो। तो दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अभी इस समय इनिशियल फेज में 15-15 दिन के हम लोग चैप्टर बना के चलते हैं। कोशिश ये होती है मतलब आपके इसमें कि जब एक एंट्रीज हमारी क्लोज हो जाए, क्योंकि एक बार में एक चीज को वॉच करना आसान होता है, तो हम एक महीने के अंदर 2 चैप्टर मान के चलिए खोल के चल रहे होते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होती है चैप्टर 1 क्लोज हो जाए, फिर चैप्टर 2 क्लोज हो जाए। तो अभी 25 जनवरी की हमारे पास में जो एंट्री चल रही है, हमने जो अपने एंट्रीज खोली हुई हैं, अभी हम लोगों ने 2 फरवरी तक की एंट्रीज अपनी खोली हुई हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे मतलब 25 जनवरी के आसपास हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और 2 फरवरी की पोजिशन को अपनी एडजस्ट करेंगे, वहां से हम चैप्टर नंबर 3 लेकर चलेंगे 25 जनवरी से। तो मतलब अब आपके सामने ये ऑप्शन हैं, देखिएगा धीरे धीरे कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरी रिकमेंडेशंस को जानना चाहते हो, तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़कर, मतलब मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरे साथ जुड़कर आप इन स्ट्रेटजीज के लिए क्या क्या ले पाएंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करके चलूंगा। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप को मैं ब्रॉडकास्ट करके चलता हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करके चलूंगा, और ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि मैं आपको प्रोवाइड करके चलूंगा कि मैं मार्केट के अंदर जिस समय पे पोजीशन कहाँ पर भी ओपन करने की अपॉर्चुनिटीज है। और ऐसा नहीं होता कि इस समय जाकर आप इसे खरीद लो। मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं आने वाले वक्त को कैलकुलेट करता हूँ और मैं रेट बताकर चलता हूँ कि इस रेट के आसपास आप इस पोजीशन को बाय कर सकते हो, और जब आप इसको बाय करोगे तो इसके साथ हम एक इस ऑप्शन को इसके साथ में हम एक सेल भी कर सकते हैं, या आप इस ऑप्शन को अभी नेकेड बाय कर सकते हैं। और अभी इस ऑप्शन में हम सिर्फ इतना रिस्क भी लेके चल रहे हैं, एक मूवमेंट आएगी तो हम इसके अंदर इतनी जगह पर इसको क्लोज भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे रेट्स आपके पास पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। अब रेट्स प्री डिफाइंड होते हैं, उसका मतलब कि आपके पास टाइम होता है, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करके आते हो तो आप इन पोजीशंस को ले भी सकते हो। एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं आपने खरीदा या बेचा इसकी मतलब मैं इसकी आपसे किसी तरीके की कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझे अपडेट भेजते हो, अगर आप मुझे एक अपडेट भेजते हो कि मैंने इस पोजीशन को यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ मेरा सर कितना लॉस है या कितना रिस्क है, तो मैं आपके पास में आपकी पोजीशंस को एनालाइज करने के बाद आपको बता सकता हूँ कि इनके अंदर कैसे मैनेज हम आगे कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इस शीट के सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाके अपनी शीट की ओपन पोजीशंस में इसको अपडेट करता हूँ। जिस रेट को मैंने जिस रेट पर देखिए मार्केट में स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हुई होगी, अप्रॉक्सीमेटली उस रेट को इसके अंदर अपडेट करता हूँ। आपके रेट मुझसे बेटर भी उससे, क्योंकि कई जगह मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट ने मुझसे भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाई, मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ के लिए। और सच में मैं हैरान भी होता हूँ, मतलब मैं एक्सपीरियंस लेने के बाद सब कुछ करने के बाद मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ओपन कर रहा हूँ। और ये मतलब एक जो ट्रेड्स आप ये देख पा रहे हैं ये एक रियल ट्रेड्स नहीं है, क्योंकि मैं इनमें काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जब मैं पोजीशंस ओपन कर रहा होता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने जो अपने रेट्स मेरे को पोस्ट किए होते हैं उनके रेट्स बेस्ट होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा सोच पाते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए उनको वाई भी देना चाहता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको जब भी प्रोवाइड करता हूँ, फिर उसके बाद में इन केस आप अपनी शीट को मेरे साथ में मैच करते हो, इन केस अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस करते हो कि सर आपकी शीट में जो एंट्री है वो ये है और मेरी शीट में जो एंट्री है वो ये है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी शीट की जो एंट्री है आप उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ हमेशा मैच करके चलिए, क्योंकि आप जब तक इसका अकाउंट्स नहीं बनाओगे आप समझ ही नहीं पाओगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप कितने प्रॉफिट में हो या कितने लॉस के अंदर आप अभी पे चल रहे हो। तो ये सब कुछ के लिए हमें ये शीट हम बना के चलते हैं। मेरी शीट के साथ आप अपनी शीट आप कभी भी मैच कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा, मैं आपको मार्केट में बताकर चल रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, उन अपॉर्चुनिटीज का कैसे यूज किया जा सकता है। यूज करना ना करना आपके विवेक पर डिपेंड करता है, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में अपनी कोई पोजीशंस ऑप्शंस के अंदर ओपन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।